हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 का क्विक रिवीजन। जी हाँ, आज हम मात्र 15 मिनट में इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि पूरे चैप्टर का रिवीजन सिर्फ 15 मिनट में मिलने वाला है। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो आ जाइए जल्दी से। चलिए, तो चैप्टर का नाम है क्या? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण होता क्या है कि जब दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़ जाते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ आयात निर्यात होने लगता है, एक देश की करेंसी दूसरे देश में आने जाने लगती है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो मुख्य रूप से वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक आर्थिक प्रक्रिया है, और जब देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो भाई एक दूसरे के समाज से, एक दूसरे की राजनीति से, एक दूसरे की संस्कृति से हम परिचित होते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। सिंपल। चलिए, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। क्लियर? तो वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। तो जब वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो कौन कौन सी चीजें एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रही हैं? एक है पूंजी, दूसरी है वस्तु, तीसरी है प्रौद्योगिकी, और एक और चीज इसमें हम जोड़ेंगे, वो क्या है? वो है श्रम। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहले क्या होगा भाई? कोई भी प्रोडक्ट आपके देश में बन रहा है, कोई भी वस्तु आपके देश में बन रही है, यानी कि उत्पाद। ठीक है, कोई भी चीज आपके देश में बन रही है और वो दूसरे देश की तरफ जाए, आपका देश उस दूसरे देश को जो है ये प्रोडक्ट बेचे, तो वस्तु का निर्यात हो गया, यानी कि वस्तु का प्रवाह हो गया। अब आपने वो सामान बेचा दूसरे देश को, तो उस देश की पूंजी, ठीक है, यानी कि कैपिटल, यानी कि करेंसी जो है आपके देश में आएगी, क्योंकि वो पेमेंट भी करेंगे उस प्रोडक्ट के बदले में। फिर उसके बाद एक देश से दूसरे देश की तरफ लोग भी काम करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और यहां पर प्रौद्योगिकी से मतलब है टेक्नोलॉजी, राइट? ठीक है, तो भाई जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं, क्या भारत देश में शुरुआत से ही पूरी टेक्नोलॉजी है? नहीं है। तो कई सारी टेक्नोलॉजी हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट करी है, दूसरे देशों से हमने ली है। क्लियर हो गई बात? तो यही क्या है? यही है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जहां पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी और श्रम का निर्बाध रूप से प्रवाह होता है, बिना बाधा के फ्लो होता है। क्लियर? चलिए, तो मेन कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, वो कैसे संभव हो पाई? दो दूसरे फैक्टर्स के जरिए। एक है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और एक है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ऑलराइट, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन के जरिए ही वैश्वीकरण संभव हो पाया है।
अब निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो निजीकरण का मतलब है कि निजी क्षेत्र द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकार के अंडर में है जो सारी चीजें, ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व जो है निजी क्षेत्र का हो जाता है। स्वामित्व मतलब कि अधिकार हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो सरकार के क्षेत्र में चीजें आती हैं उनमें से कुछ चीजों का, कुछ उद्यमों का, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज का जो है निजी क्षेत्र अपने में ले लेता है, निजी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजीकरण कहेंगे। और फिर आगे जाके वही उसका पूरा प्रबंधन करता है। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सन 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई गई है। 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन को अपनाया था। क्लियर हो रही है बात ये? ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कहें कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत सारी जगहों पर। हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो आपने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा। तो भाई हर एक रेलवे स्टेशन मतलब पूरा रेलवे डिपार्टमेंट सरकार के अंडर में रहता है, लेकिन जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो बंसल ग्रुप के अंडर में है पिछले काफी सालों से। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो देखें, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। उदारीकरण का क्या मतलब है कि सरकार अगर किसी चीज पर प्रतिबंध लगा रही है, किसी चीज के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर रही है, ठीक है, तो ऐसे प्रतिबंधों को हटाना ताकि व्यापार आसानी से हो सके। क्लियर? तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से ही भारत सरकार ने उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया था। अब बात आती है किसकी? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की। तो निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति यानी कि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें सौंपी गई, कुछ कुछ चीजें, सारी नहीं, और व्यापार को लिबरल बनाया गया, प्रतिबंध हटाए गए, तो इनके ही जरिए क्या हो पाएगा? दूसरे देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध बन पाएंगे, दूसरे देशों से ही हम आसानी से चीजें मंगा पाएंगे और अपनी चीजें बेच पाएंगे। तो इन्हीं से संभव क्या होता है? वैश्वीकरण। यानी कि जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की पॉलिसी थी वो 1991 से आई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? चलिए अब यहां से सीधा सवाल आता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग बताइए। क्या सवाल आता है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग बताइए। तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला क्या है कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, ठीक है, यानी कि आपको दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है तो बाधा ना हो, किसी भी तरीके का अवरोध ना हो, तब आप आसानी से कर सकते हो। मान लो कि भाई साहब किसी चीज का व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस कंपलसरी है और लाइसेंस आपके पास है नहीं, तो आप कैसे व्यापार करोगे? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को अगर पॉसिबल बनाना है तो जो भी ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में बाधाएं आती हैं उनको हटाना। दूसरी बात है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अब जब एक देश से दूसरे देश में सामान जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो कैपिटल फ्लो तो होगा ही, भाई पेमेंट भी तो करोगे आप या वो देश आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है श्रम का निर्बाध प्रवाह, यानी कि जब लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। फिर है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी कि फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि मान लो आपका व्यापार अमेरिका के साथ हो रहा है, ठीक है, आपका यानी कि भारत का व्यापार जो है किसके साथ हो रहा है? अमेरिका के साथ हो रहा है। भारत की करेंसी क्या है भाई? रुपया। ठीक, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। अब भारत ने कुछ सामान बेचा अमेरिका को, मतलब निर्यात किया, कुछ निर्यात यानी कि कुछ एक्सपोर्ट किया, तो भाई अमेरिका पेमेंट करेगा ना। अमेरिका के पास क्या है? डॉलर है, तो भाई साहब डॉलर में पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, डॉलर नहीं चलता, तो डॉलर भारत में आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसके विपरीत अगर मान लो अमेरिका हमारे लिए कुछ निर्यात करता है तो हम पेमेंट किस में करेंगे, रुपीज में करेंगे। तो हमारा रुपया अमेरिका जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का मतलब है फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं, ग्लोबलाइजेशन के मेन पार्ट्स हैं। ऑलराइट, सीधा सवाल आता है और आपको सीधा आंसर लिख देना है। अब है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर, चलिए तो समझ लेते हैं। विदेशी व्यापार क्या होता है कि विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। यानी कि आप अमेरिका से या किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसको, तो ये क्या है, फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है। फिर विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। क्लियर, यानी कि मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपके यहाँ आ रही है, भारत में आ रही है और यहाँ पर अपनी एक कंपनी खोल रही है, यानी कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरे देश की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दूसरे देश की कंपनी है, दूसरे देश की कंपनी ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसे क्या कहेंगे, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि इसके अंतर्गत यानी कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं और विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है। तीसरा अंतर देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार जो है उत्पादन के लिए नए अवसर प्रदान करता है। अब जैसे कि मान लो दूसरी कंट्री से आपका व्यापार चल रहा है, ठीक है, अब डिमांड और ज्यादा आई किसी चीज की कि भाई साहब ये चीज हमें और चाहिए, तो आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, राइट। फिर विदेशी निवेश क्या करता है, पूंजी की कमी को दूर करता है। अगर आपके देश में कैपिटल की कमी बनी हुई है और दूसरी कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्यादा पूंजी बनेगी, कैपिटल बनेगी, तो पूंजी की कमी को दूर करता है क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहां से भी सवाल आता है, मतलब सीधा सीधा इसी तरीके से कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है बताइए। आपको ठीक ऐसे ही टेबल बना के लिख देना है। ऑलराइट, चलिए अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वैश्वीकरण पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट होता है। अब देखो भारत में सारी ही टेक्नोलॉजी शुरू से तो नहीं है, या दुनिया की हर एक कंट्री में सारी टेक्नोलॉजी शुरू से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है। हर एक देश ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, फिर पूरी दुनिया के लोग उससे परिचित हुए और अपने आप उसका प्रयोग करने लगे। तो दूसरे देशों से ही मतलब हमने टेक्नोलॉजीज ली हैं, हर एक कंट्री ने एक दूसरे से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ली है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। फिर परिवहन में सुधार, अब आयात निर्यात होना है तो सामान कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ठीक। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लियर है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर दूर संचार एवं संचार उपग्रह और सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, कि सरकार जो है जो भी बाधाएं हैं दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करने में उन सबको दूर करे। और इंटरनेट, ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और बिना इंटरनेट के आजकल कुछ भी नहीं होता है। आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया को जान सकते हो। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। तो ये चीजें क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाती हैं। इवन जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उसमें लगी हुई हैं, जैसे कि आपकी अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। अमेजोन की बात करें, क्या भारत की कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं है ना, फॉरेन की ही कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जरिए आप सामान मंगाते हो। तो ये व्यापार कैसे संभव हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही संभव हो पा रहा है। आप घर बैठे, आप चेयर से हिल नहीं रहे हो और आपके पास सामान आ रहा है, किसके चलते, ग्लोबलाइजेशन के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, इंटरनेट के चलते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या करती है ये वैश्वीकरण के मामले में? तो भैया वैश्वीकरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरल बनाना, जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में। कब हुई थी? जनवरी 1995 में। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, यानी कि जब से WTO की स्थापना हुई है 1995 से, जनवरी से, तब से भारत इसका मेंबर है, ठीक है। प्रेजेंट में कितने मेंबर कितने कंट्री ऐसी हैं जो इसके WTO के मेंबर हैं? वो है 164 कंट्री, यानी कि 164 देश। अब इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय का मतलब होता है हेडक्वार्टर, वो कहां पर है? वो है जेनेवा में है। महानिर्देशक की बात करें तो ये एक महिला है, एंगोजी ओकोंजो-इवेला, जो इसकी महानिर्देशक है। ये बात हो गई WTO की। अब WTO के कार्य क्या हैं, क्या काम करता है WTO? तो पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है WTO, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड किन रूल्स के मुताबिक होना चाहिए, किन नियमों के मुताबिक होना चाहिए, उनको लागू करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है। व्यापार विवादों का समाधान करता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाता है। विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरीके से लाभान्वित होने में सहयोग करता है, यानी कि ऐसी कंट्री जो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, विकासशील हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत, ठीक है, तो वो कैसे आगे बढ़ें, उनमें सहयोग करता है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है कि आप फ्री होके दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि WTO क्या है, इसके कार्य बताइए। ऑलराइट, तो बस आंसर आपके सामने है। चलिए, अब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए कि जिससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारे यहाँ, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ काम करने के लिए आए। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भारत सरकार ने क्या बनाए हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जिसके जरिए क्या हो सकता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। एक अलग से बहुत बड़े एरिया में ये क्षेत्र बनाया जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर होती हैं और जो भी वहाँ पर काम कर रहा है उनको वहाँ रहने की सुविधा, जो भी नेसेसरी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उनको वो सुविधाएं दी जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। वहीं पर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर, इवन आपको आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी, यानी कि एक पर्सन की जितनी नीड होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको उस क्षेत्र में दी जाती हैं। बस आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो, काम करो। तो ऐसे क्षेत्र बनाए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन्वेस्टमेंट करें। श्रम कानूनों में लचीलापन लेके आए हैं कि मतलब जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके कानूनों में उनको काम करने के जो कानून बनाए गए हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी सरकार, भारत देश की सरकार लेकर आई है ताकि वो आसानी से काम कर सकें और जिस कंपनी को जितने लेबर की ज़रूरत हो वो उतने लेबर को रखे। और जैसे मान लो कि कोई कंपनी सीजनल काम करती है कि इस सीज़न में उसे इतने लेबर की ज़रूरत है तो सिर्फ इतने लेबर को हायर करें, नहीं है जरूरत तो लेबर को निकाल भी सकती है। तो इस तरीके के श्रम कानूनों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का भी यहाँ पर हमें रोल दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए अब भारत में वैश्वीकरण के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। देखें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नए बाजार तक पहुंच, उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, मानवीय पूंजी यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े हैं
भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, तो पहले तो ये है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो है उनकी उपेक्षा हमें देखने को मिलती है, यानी कि वो तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये क्षेत्र पीछे रह गया है। कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री थी जिनमें कई सारे लोग काम करते थे वो अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल गई है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं, जिसके चलते जो हमारी छोटी इंडस्ट्री थी जिससे काफी सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिल जाता था वो अब बंद हो चुकी हैं, मतलब काफी सारी बंद हो चुकी हैं। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि ये बंद हो गए हैं, ठीक है। और आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश का उतना मजबूत नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये है भाई नकारात्मक प्रभाव। अब आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो 1991 से नई आर्थिक सुधार नीति आई है उसी को हम आर्थिक सुधार कहते हैं, ठीक है। तो 1991 से क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता, प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने का जो दृष्टिकोण है उसको नई आर्थिक सुधार की नीति कहा जाता है। और ये आर्थिक सुधार 3 चीजों पर ही डिपेंड करते हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एलपीजी नीति या एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। तो आर्थिक सुधारों को हम किस रूप में जानते हैं? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि एनईपी के रूप में जानते हैं। ऑलराइट, तो इसके उद्देश्य क्या है? जो एनईपी आई है, नई आर्थिक सुधार नीति आई है 1991 से, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो देखें, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना और आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। ये है नई आर्थिक सुधार नीति के मुख्य उद्देश्य। और इसी के साथ हमारा क्विक रिवीजन खत्म होता है, पूरे चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ मिल जाएंगी। टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।